Hello everyone, hope you will be fine. Today we will discuss acute coronary syndrome. The objectives of our presentation are to recognize and manage acute coronary syndrome. Hopefully in the end of this presentation you will be able to recognize and manage acute coronary syndrome. एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जब हम देखते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जब हम आम इस्तेलाह में कहते हैं हार्ट अटैक, तो बेसिकली इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज़ कॉल्ड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. सो द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज डिफाइंड एज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज रेंजिंग फ्रॉम अनस्टेबल एंजाइना टू STEMI in between non-ST elevation MI, characterized by intracoronary plaque rupture, thrombus formation and or its distal embolization. तो ये इसकी एक डेफिनेशन है. इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तीन चीज़ें आ रही हैं, हमने डिस्कस की कि ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है जिसको हम कहें कि मजमुआ है बीमारियों का, जिसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं. तो उसमें एक है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तीसरा इसमें है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन. जब हम इन जनरल टर्म में बोलते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है कि दिस मीन्स कि इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है. तो जब ये हमें कंफर्म हो जाता है कि ये ST एलिवेशन MI है, जब ECG हो जाएगी उसमें ST एलिवेशन आ गई तो हम बोलेंगे ST एलिवेशन MI है. अगर ST एलिवेशन नहीं होती, T वेव इन्वर्जन या ST डिप्रेशन से ट्रोपॉय पॉजिटिव आ जाता है तो बोलेंगे नॉन ST एलिवेशन MI है. अगर तो पेशेंट की ECG में मिनिमल और नो चेंजेस हैं, ट्रॉप नेगेटिव आता है और उसको पेन होता है, तो फिर हम उनको अक्सर करके लेबल करते हैं कि दिस इज़ अनस्टेबल एंजाइना. आगे देखते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कौन सी तीन चीज़ें आ जाती हैं. जैसे हमने डिस्कस किया, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST एलिवेशन MI, ST एलिवेशन MI. स्टेबल एंजाइना ACS का पार्ट नहीं होता, ये स्टेबल डिजीज़ है. एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है दिस इज़ एन एक्यूट कंडीशन, तो इसमें अनस्टेबल एंजाइना आती हैं आता है और नॉन ST एलिवेशन MI एंड ST एलिवेशन MI. तो ये हमने इसको याद रखना है कि तीन चीज़ें हैं ACS में, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST एलिवेशन MI और ST एलिवेशन MI. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की? ये एक कॉमन पिक्चर है जो अक्सर आपने देखी होगी. इसमें अगर हम देखें तो ये इसका मैं दूसरी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा आसान होगी. इसमें देखें, ये हमने, ये भी कॉमन पिक्चर है, अक्सर हो सके आप लोगों में से देखी हुई हो. इसमें देखें कि ये एक कोरोनरी आर्टरी का छोटा सा सैंपल हमने लिया हुआ है, उसको हमने क्रॉस सेक्शन व्यू लिया हुआ है. ऊपर वाला हम देखेंगे तो ये नॉर्मल है और इधर लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में देखेंगे तो देयर एरो ये शो कर रहा है ये नॉर्मल फ्लो है ब्लड का इन द वेसल. तो यहाँ पे ये नॉर्मल बहाव जो है इसके साथ ये जा रहा है. फिर ये वाला जो है आपका यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना और नॉन ST एलिवेशन MI में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्लाक आ रहा है, ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो का जो एरो आ रहा है, यहाँ पे ये प्लाक बिल्ट हुआ है मगर यहाँ पे फ्लो है, यहाँ पे 100% ऑक्लूडेड वेसल नहीं है, इसको रेजिस्टेंस मौजूद है मगर यहाँ पे फ्लो है. फिर जब हम ये तीसरी पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो जिसमें ST एलिवेशन MI आ जाता है, इसमें टोटली वेसल ऑक्लूड हो जाती है. तो ये एरो देखेंगे थर्ड में के ये बैकवर्ड फ्लो हो रहा है कि इसका मतलब है कि हमें शरीयान में 100% रुकावट है. इस मैकेनिज़्म को देखते हुए जिसमें 100% रुकावट है शरीयान में, एब्रप्टली अगर बंद हुई है, कट ऑफ हुआ है, तो इसमें जल्दी भी हमें इतनी होती है कि इसको फ़ौरन से खोला जाता है. तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि जैसे ही मरीज़ इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर अक्सर करके बोलते हैं कि आपके पेशेंट को दिल का बड़ा अटैक है और इसको फ़ौरन से हमें फ़ौरन से हमें खोलने की ज़रूरत होगी. तो वो अर्जेंट एंजियोग्राफी के लिए और एंजियोप्लास्टी के लिए आपको बताते हैं. तो इसको कहा जाता है प्राइमरी PCI. तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसमें टाइम सेव करना होता है हमने, और इसका टाइम इज़ मसल. तो इसमें इमीडिएटली जितना आप टाइम सेव करेंगे उतना मसल को सेव करेंगे. अगर तो हम उसके लिए नहीं जा पाते कि इसको एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जा पाते, या कुछ ऐसी जगह हैं जिस जगह पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें दूसरी दवाइयाँ जैसे आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, TPA, इनको दिया जा सकता है. तो एम ये होता है कि हमें बेसिकली फ्लो मेंटेन करना है. जो यहाँ पे ये प्लाक रप्चर हुआ है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, इस थ्रोम्बस को यहाँ से ख़त्म करना है
और इसका फ्लो मेंटेन करना है ताकि अटैक को रोका जा सके। अच्छा, ज़ाहिरी अटैक के साइन सिम्टम क्या होते हैं? ये तो कॉमन है कि सीने पे दर्द होना, बोझ भारीपन का होना, सीने पे डिस्कम्फर्ट का होना, सांस का फूलना, चक्कर आना, आँखों में अंधेरा आना, पसीने आना, उल्टी मतली का हो जाना, पेट के ऊपर के हिस्से में तकलीफ़ होना, ये हो सकता है। फिर जो सीने का दर्द होता है वो दबाव के साथ होना, गर्दन जबड़े में जाना, बाजू में जाना, ये जा सकता है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं जिसके साथ हार्ट अटैक के मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। डायग्नोसिस हम हार्ट अटैक की कैसे बनाते हैं? एक तो हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री हमने डिटेल उनकी हिस्ट्री लेनी है, फिर एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशन। सॉरी, हिस्ट्री में क्या चीज़ हमने देखनी है? रेलेवेंट डिटेल हिस्ट्री कि पेशेंट को दर्द कहाँ हुआ था, कब से दर्द हो रहा है, कितनी शिद्दत का दर्द था, दर्द कोई बाजू में, जबड़े में, गर्दन में तो नहीं जा रहा था, दर्द किसी एक्टिविटी से बढ़ तो नहीं रहा था, दर्द के साथ कोई उल्टी मतली तो नहीं हो रही, आंखों में चक्कर तो नहीं आया, पसीने तो नहीं हो रहे थे, धड़कन महसूस तो नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ होती है कि वो हमें इसकी हिंट टुवर्ड्स द डिजीज़ दे रही होती है। अच्छा, फिर ये टिपिकल सिम्टम कहते हैं कि सीने के सेंटर पे दर्द दबाव के साथ होना, बढ़ना, ज़बान के नीचे गोली रखने से बेहतर हो जाना, और कुछ लोगों में बाजू जबड़े में जाना दर्द का हमें बता रहा होता है कि ये दिल का दर्द है। अच्छा जी, रिस्क फैक्टर एवेल्यूएशन हम हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करते, ओबेसिटी तो पेशेंट को देख के ही पता लग जाता है, उनका आपने वेट कर लिया, फैमिली में, घर में, ख़ानदान में किसी को दिल की तकलीफ़ तो नहीं है, पहले से कोई खून पतला करने की गोलियां तो नहीं ले रहे, कभी खून में चर्बी का टेस्ट तो नहीं हुआ। तो ये रिस्क फैक्टर एवेल्यूएशन आप इमीडिएटली इमरजेंसी में कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में जैसे सबसे पहले ये पेशेंट आता है तो हमने बेड पे लिया आपने, उसके बाद से एक जनरल एग्जामिनेशन होता है कि जिसमें हम पल्स चेक कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, सेचुरेशंस मरीज़ की देखते हैं, कोई जेवीपी जो है वो तो रेज नहीं है, पेरिकार्डियल एग्जामिनेशन, रेलेवेंट एग्जामिनेशन में चेस्ट को देख लिया, पेडल एडिमा हमने देख लिया। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिसमें हमें एग्जामिनेशन में देखनी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन, एक तो हम कॉमन जो जिनको बेसलाइन टेस्ट कहा जाता है कि सीबीसी, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, एसजीपीटी, ये हमने देख लिए। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो अटैक के मरीज़ों में की जाती हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, वो है ईसीजी। ईसीजी की एक रिकमेंडेशन है कि जैसे ही मरीज़ इमरजेंसी में आता है तो विदिन 10 मिनट से ईसीजी उनकी हो जानी चाहिए, तो वो आपके हाथ में और इंटरप्रेट हो जानी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर अटैक के लिए दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ट्रोपोनिन, ये ज़रूरी करना होता है। ज़्यादातर मरीज़ों में 6 घंटे के बाद पॉजिटिव आता है, मगर अगर पेशेंट का कोई बहुत बड़ा डैमेज है तो अर्ली उसमें पॉजिटिव हो सकता है। फिर एकोकार्डियोग्राफी जो हमें बताता है कि दिल की फंक्शनिंग कैसी है, कोई दिल का हिस्सा कमज़ोर तो नहीं है, कोई वेल्व इन्वॉल्व तो नहीं है, अटैक की कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो दिल पे नहीं है, तो उनको देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है। चेस्ट एक्सरे, उससे हमें पता लग सकता है, दूसरे कॉजेज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं आप पेन के। फिर आपको अगर पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट है, हार्ट फेलियर में, तो उससे देख के हमें आइडिया होता है। दूसरे बेसलाइन टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए। ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत ही गौर से आप लोगों ने सुनना है। इसमें यह है कि ऑक्सीजन इनहेलेशन, हर मरीज़, दिल के अटैक का मरीज़ जो है उसको ऑक्सीजन नहीं दी जाती। वो मरीज़ जिनकी रिकमेंडेशंस जो कहती हैं बुक्स में वो ये हैं कि वो मरीज़ जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम हो, उन मरीज़ों को ऑक्सीजन दी जाती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के मरीज़ों में। बाकी अगर 90 से ज़्यादा है तो हमें ऑक्सीजन देने की नीड नहीं होती। दूसरा, पेन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन मैनेजमेंट, अगर पेशेंट के ब्लड प्रेशर ठीक है तो हम नाइट्रेट दे सकते हैं, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो हम वी कैन गिव मॉर्फिन, ये सेफ़ है दिल के मरीज़ों में। उसके बाद से इम्पॉर्टेंट दवाई है एस्प्रिन। एस्प्रिन इसमें 300 mg दी जाती है, पेशेंट से च्यू करानी पड़ती है या फिर पानी में घोल के उनको डाइल्यूटेड फॉर्म में देनी पड़ती है। वो
वो इसीलिए देनी पड़ती है कि उनकी ओरल कैविटी से एब्जॉर्प्शन अर्ली स्टार्ट हो जाए और पेशेंट को बेनिफिट मिले। दूसरी चीज़ों में क्लोपिडोग्रिल, टाइकाग्रिल और परसुग्रिल, ये भी एंटीप्लेटिलेट हैं, ये भी दी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद से जो है हेपरिन या एंटीकोagulation इमीडिएटली हमने देनी होती है। फिर आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर दे सकते हैं विदिन 24 आवर। इसमें जल्दी नहीं है हमें कि फ़ौरन से ही ये पेशेंट को दी जाए उस टाइम पे, तो इसको विदिन 24 आवर हम दे सकते हैं, बीपी अगर पेशेंट के बेहतर हैं और हार्ट रेट को नज़र में रखते हुए। फिर उसके बाद स्टेटिन थेरेपी, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रिसर्च ट्रायल्स जो है वो कहते हैं कि इमरजेंसी में ही पेशेंट को देनी चाहिए बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेटिन थेरेपी तो बेनिफिशियल होते हैं, तो हमने स्टेटिन थेरेपी भी इन मरीज़ों को देनी है। नीड ऑफ कार्डियक इंटरवेंशन एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स, इसको आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, जब भी आपके पास मरीज़ इमरजेंसी में आता है तो अपने स्पेशलिस्ट को आपने कॉल करनी है, कार्डियोलॉजिस्ट को। दे विल डिसाइड रिगार्डिंग द नीड ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड नीड ऑफ कार्डियक इंटरवेंशन। थ्रोम्बोलाइटिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो रिकमेंडेशन कहती हैं कि अगर आपके पास पेशेंट ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन STEMI इमरजेंसी में आता है और इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर थ्रोम्बोलाइटिक्स देन यू हैव टू गिव विदिन 30 मिनट्स ऑफ ER अराइवल। तो इसमें आपने टाइम सेव करना है। इसकी टाइम लिमिट आपके पास 30 मिनट होते हैं जिसमें आपने मरीज़ को देना है। अगर आप प्राइमरी PCI के लिए पेशेंट को बोलते हैं तो इसमें आपने जो टाइम सेव करना है वो होता है 90 मिनट्स का, कि इसमें डोर टू बलून टाइम जिसको कहा जाता है कि आपने पेशेंट को लिया और जाके पेशेंट का बलून इन्फ्लेट किया, तो इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि इस टाइम को आपने कम से कम करना है। जितना कम करेंगे उतना आप पेशेंट का मसल सेव कर सकेंगे। फिर आ जाते हैं नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और अनस्टेबल अंजाइना में। उसमें फिर अलग कैटेगरी हम बनाते हैं अर्ली इन्वेजिव की। पेशेंट की रिस्क कैलकुलेशन करते हैं कि पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम रिगार्डिंग इंटरवेंशन। अच्छा, ये एक ECG है आप लोगों के लिए कि इसको देखें कि ST एलिवेशन किस तरह की होती है। यहाँ पे ST एलिवेशन से लीड 1 AVL V1 to V4 तक, और फिर रेसिप्रोकल चेंजेस कहलाती हैं। एक तरफ ST एलिवेशन, दूसरी उसके रेसिप्रोकली ST डिप्रेशन में मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ST डिप्रेशन से लीड 2, 3 एंड AVF में। इसमें भी देखेंगे, ये आप लोगों के लिए है कि 2, 3, इसमें एरो भी दिए हुए हैं कि 2, 3 AVF में ST एलिवेशन से। V1 में छोटी सी R वेव है, फिर ST डिप्रेशन है 2 में विथ अपराइट T वेव है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 5, 6 में ST एलिवेशन हमें मिलती हैं, 1 एंड AVL में ST डिप्रेशन है। तो ये इन्फीरियर लेटरल वाल MI विथ RV इन्फार्क्ट। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें इसमें हमने जो है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं पोस्टीरियर वाले MI को पोस्टीरियर लीड्स लगा के या RV के लिए जो है जब भी इंफीरियर वाले MI होता है तो हम उसको फर्दर देखा जाता है। अच्छा, ST एलिवेशन का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि टाइम इज़ मसल। टाइम जितना सेव कर सकेंगे उतना आप मसल सेव करेंगे, EF पेशेंट का बचा सकेंगे। नीड ऑफ अर्ली परफ्यूजन के लिए, रिपरफ्यूजन के लिए हम डिस्कस करते हैं कि फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी जैसे हमने डिस्कस किया विद इन 30 मिनट्स दे देनी चाहिए। इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर प्राइमरी PCI तो उसमें 90 मिनट्स हमारे पास टाइम है कि जिसमें हमें पेशेंट का प्रोसीजर परफॉर्म करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड डोर टू बलून टाइम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हमने नज़र में रखना है। जितना कम करेंगे उतना हमने पेशेंट का मसल सेव कर सकेंगे। तो इसमें ये टाइम आपका काउंट होता है इमरजेंसी के अराइवल से स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप जब तक बलून इन्फ्लेट जाके करते हैं, फर्स्ट बलून इन्फ्लेशन देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डोर टू बलून टाइम। अच्छा जी, अनस्टेबल अंजाइना और नॉन ST एलिवेशन MI में कैसे डिफरेंस किया जाता है। अनस्टेबल अंजाइना में नो और मिनिमल ECG चेंजेस होंगी और ट्रॉपाई नेगेटिव होता है, जबकि नॉन ST एलिवेशन MI में ST डिप्रेशन T वेव इन्वर्जन आपको मिल सकती है, ट्रॉपाई पॉजिटिव होगा। ये एक ECG है जिसमें हमारे पास डिफ्यूज ST डिप्रेशन से, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। AVR में मिल सकती है,
एक V1 में हमारे पास ST एलिवेशन मिल रही है। तो ये बेसिकली नॉन ST एलिवेशन MI की ECG है, जिसमें आपका डिफ्यूज ST डिप्रेशन समय मिल रही है। मैनेजमेंट है ये नॉन ST एलिवेशन MI और अनस्टेबल अंजाइना की, दोनों की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें आपने वही जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं कि ऑक्सीजन जब 90% से कम होगी तो हमने देनी है, फिर वही एस्प्रिन देनी है, क्लोपिडोग्रिल, हेपरिन, बीटा ब्लॉकर, AC इनहिबिटर एंड स्टेटिन थेरेपी। फिर रिस्पेक्टर स्ट्रेटिफिकेशन होती है इसमें और नीड ऑफ इंटरवेंशन ऑन रिस्क असेसमेंट के बाद होती है कि हमने इमरजेंसी, अर्ली या फिर डिलेड इंटरवेंशन करनी है। कॉम्प्लिकेशंस ACS की क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशन ACS की 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: मैकेनिकल, एरिथमिया, थ्रोम्बोएम्बोलिक और ऑटो इम्यून। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि जैसे आपका LV-EF डाउन हो जाना, पेशेंट हार्ट फेलियर का हो जाना, LV सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाना, फ्री वाल का रप्चर हो जाना, माइट्रल रिगर्जिटेशन डेवलप कर लेना, टेम्पोनाड हो जाना, ये मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। फिर हम देखते हैं एरिथमियाज में टेकी ब्रेडी एरिथमियाज का हो जाना। थ्रोम्बोएम्बोलिक में ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास MI के साथ, जैसे CVA के साथ प्रेजेंट कर लिया पेशेंट को, कहीं भी थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना हुआ तो वो चला गया, तो वहाँ पे जाके उसने इफ़ेक्ट कर दिया। फिर ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये थोड़ा सा डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि ड्रेसलर सिंड्रोम। तो आज हमने डिस्कस किया एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को हर पर्सपेक्टिव से। तो होपफुली कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप इससे फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू।